एक बार गुड मॉर्निंग सर। आ रही है आवाज? ठीक है, हम लगातार शुरू करते हैं सेशन को। इस पुस्तक में हम लोग पढ़ेंगे, चूंकि 11वीं का सीधे डायरेक्ट स्टार्ट करने का मकसद क्या है। 11वीं का शुरू करने का मकसद ये है कि इससे पिछले कक्षा में जो चीजें हैं उसमें ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट तो ऐसे सब कुछ है, लेकिन ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि हमको नया पढ़ना पड़ेगा। यह चैप्टर जहां से हम छोड़े थे 12वीं का इतिहास, संविधान बनाने की प्रक्रिया, वहीं से डायरेक्ट हम शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर से। इसलिए उस चैप्टर को की पुनरावृत्ति है ये चैप्टर, यानी कोरिलेट कर रहा है, एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए हम इस 11वीं के पॉलिटिकल साइंस से शुरू किए हैं, और 11वीं 12वीं का पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेंगे तो बाकी छठा सातवां आठवां नौवां दसवां में कुछ रह नहीं जाता है, तो जल्दी जल्दी हम खत्म भी कर पाएंगे। बाद बाकी जो बचेगा देख लेंगे, नया चीज जो बचा होगा देख लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। इसमें इस अध्याय में सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज का क्या होता है, समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, और भारत का संविधान कैसे बनाया गया। तो इन प्रश्नों में अधिकतर प्रश्न का जवाब हम 12वीं के इतिहास के अंतिम चैप्टर में जान चुके हैं। फिर भी हम पढ़ते हैं आखिर संविधान है क्या, इसका अर्थ क्या है, समाज के लिए इसकी क्या भूमिका हो सकती है, हमारे लिए दैनिक जीवन में क्या इसकी उपयोगिता है। इन सारे प्रश्नों का जवाब ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं, जितना हम सोचते हैं उतना ज्यादा टफ है नहीं। जैसे संविधान क्या है, संविधान क्या करता है मेरे लिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक संगठन है, बनाते हैं हम लोग, 4 5 या 2 या 2 से अधिक आदमी का एक समूह होता है। कोई भी समूह किसी काम के लिए, किसी काम को करने के उद्देश्य से जब एक समूह का गठन होता है तो उसका अपना एक चार्ट होता है, रूल रेगुलेशन होता है। उस समूह में हो सकता है कि जो हम चीज सोचते हैं वो सामने वाला नहीं सोचता हो, हमारा पहनावा ओढ़ावा उस सामने वाले के पहनावा ओढ़ावा से अलग हो, हम शर्ट पैंट पहनते हैं, हो सकता है सामने वाला साड़ी पहनती हो, या धोती कुर्ता, अगर लड़का हो तो धोती कुर्ता पहनता हो, हम शाकाहारी हो, सामने वाला हो सकता है मांसाहारी हो, हम पुरुष है, सामने वाला महिला हो सकती है। तो हमारे और सामने वाले के या ग्रुप में जो भी अन्य सदस्य है, सबका सोच अलग अलग हो सकता है, पहनावा ओढ़ावा अलग हो सकता है, संस्कृति अलग हो सकता है, खान पान अलग हो सकता है। लेकिन हम जिस समूह का गठन किए हैं, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठन किए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सबका सोच विचार संस्कृति रहन सहन सब अलग अलग है, तो हम जिस समूह को गठन किए हैं उसकी पूर्ति, उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक कानून बनाएंगे, रूल रेगुलेशन बनाएंगे। कोई भी 2 या 2 से अधिक आदमी किसी काम को पूरा करने के लिए करने की योजना बनाता है, तो उस कार्य योजना में कुछ रूल रेगुलेशन होता है, यानी सोच विचार होता है। एक होता है मौखिक भी हो सकता है सोच विचार, और एक लिखित रूप से भी हो सकता है कि हम अपना एक नोट कर लेते हैं कि इस तरह से कार्य होगा। जब कोई भी विवाद होगा या जब भी कोई भी आपस में इस तरह की बातें होगी तो बैठ करके इसको हल कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, और ये चीजें अलग अलग हर जगह होती है। नॉर्मली रूप से जब हम एक परिवार में रहते हैं, परिवार में भी ये चीजें होती है कि कोई भी काम करने के लिए योजना बनाई जाती है, या परिवार को चलाने के लिए एक लंबी योजना की जरूरत होती है। कुछ योजनाएं मौखिक होती है, कुछ योजनाएं लिखित होती है। तो एक तरह से जब इस छोटे छोटे समूह को चलाने के लिए जब कोई मतलब एक रूल रेगुलेशन होता है, तो भारत इतना बड़ा देश है, उसको भी चलाने के लिए तो कोई ना कोई रूल रेगुलेशन है, जो सरकार को बनाने का उसमें पूरा मतलब डिटेल्स है। सरकार कैसे बनाया जाए, सरकार की क्या शक्ति होनी चाहिए,
सरकार को कौन चुन सकता है, सरकार पर क्या प्रतिबंधित है। तो इन सारी चीजों को जिस मतलब ये जो लिखित और अलिखित चीजें होती है, रूल रेगुलेशन कानून, उसी को हम संविधान कहेंगे। तो संविधान जो होता है हमें बहुत चीजें बताती है। संविधान का पहला काम यह है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों को एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो उस समूह में है, जो समूह हम गठित किए हैं, उस समूह में एक दूसरे का आपसी मतलब विश्वास एक बना रहे, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम किए हैं। अब बात आती है कि कोई भी समूह बनाते हैं तो समूह बनाने के लिए संचालन करने वाला कौन होगा, उसको हम कैसे चुनेंगे, उसको भी चुनने का एक प्रावधान होगा। 5 आदमी का समूह है तो क्या करेंगे कि चलो ठीक है 5 आदमी, एक आदमी खड़ा हो गया, चलो एक आदमी का मन है कि इस समूह का संचालन हम करें, तो दो इधर दो बराबर हो गया, एक खड़ा हो गया, तो ये जिधर मतलब 3 इसको सपोर्ट कर दिया तो फिर कोई बात नहीं, ये मतलब एक आदमी नहीं भी सपोर्ट किया तो अधिकतर आदमी का सपोर्ट मिला हुआ है। अगर दो सपोर्ट कर दिया तो ये अपना मत जो है कि हम इसका अध्यक्षता करें या इसका संचालन करें, तो 3 हो गया, 2 1 3, तो इस तरह से इसका ये संचालन करेगा। तो उसका चुनाव कैसे हो, तो इस चीज की जो बातें कही जाएगी उसको भी हम संविधान कहेंगे। निर्माण निर्णय शक्ति की विशेषताएं। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हो और ऐसे कौन सी बातें हैं जो उन्हें बुनियादी बना देती है। पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। आपको एक नियम बनाना है और आपको एक नियम बनाने की इच्छा है कि मान लो कि ये समूह है, इस समूह में हमारा इच्छा है कि इस समूह में, ठीक है, अन्य सदस्य को अब शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि सामने वाला का इच्छा है कि 1 2 और अपने साथी सहयोगी को बुला ले। अब ये जो विवाद होगा, इसका मन है अब किसी को नहीं बुलाया जाएगा, इसका मन है 1 2 और को बुला ले, तो इस दोनों के बीच में क्या होगा, विवाद हो गया। तो इस विवाद को कैसे मतलब ये किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, समाधान किया जाएगा, इस पर वाद विवाद होगी, बातें होंगी। जब सभी के सहमति से इस वाद विवाद को सुलझा करके रखा जाए या नहीं रखा जाए, उस पर निर्णय लिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ कौन हो सकता है, फिर एक तरह से एक मतदान की बात हो जाएगी। तो इस तरह से फिर यह कैसे तय किया जाएगा, तो जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वो आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे को लगता है कि उसके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ है। इस विवाद को सुलझाया कैसे जाए। अतः यह निर्णय लेने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बताएगा कौन। तो बताने के लिए एक अध्यक्ष को पहले चुन लिए संचालनकर्ता को, तो ये सभी को बातों को सुनेगा और ये अपना जो निर्णय लेगा वो सर्वसम्मति से निर्णय होगा, यानी न इसको नाराजगी होगी न इसको नाराजगी होगी। हो सकता है कि कुछ देर के लिए मन में हो, लेकिन वो नाराजगी ज्यादा देर तक नहीं होगी। संविधान ही इस प्रश्न का भी उत्तर देता है, वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। तो ये जो शक्ति दिया इसको निर्णय लेने का, ये कौन शक्ति दिया, क्योंकि हम ही सब बना करके इसको रखे हुए हैं कि अगर आपसी विवाद होगा तो आपसी बातचीत के दौरान शक्ति ले इसको मतलब निर्णय लेने का शक्ति जो अध्यक्ष है या जो संचालन करता है उसका होगा। तो संविधान इसको जो इस समूह में जो लोग हैं उसको शक्ति दिया, उसने इसको शक्ति दिया और ये सर्वसम्मति से इस पर क्या किया, अपना फैसला सुनाया। तो इस तरह से क्या हुआ, सर्वसम्मति से हुआ, इसमें कोई दल नाराज नहीं हुआ, कोई समूह नाराज नहीं हुआ।
تو कानून बनाने का अधिकार हम जिसे दिए वही कानून बनाया। तो राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता था, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। लेकिन एक बार कंफर्म कर दो, लग रहा नेटवर्क गायब हो गया। नहीं आ रही आवाज। चलो ठीक है। तो सैद्धांतिक रूप से इसको जो मतलब इसको निर्णय लेने का जो अधिकार है वो कौन किसने दिया? हम लोगों ने दिया, समूह के लोगों ने दिया। तो समूह के लोग हो गए जनता, तो जनता ही मोटे तौर पर निर्णय ले ली इनडायरेक्ट रूप से। तो इस तरह से संविधान में व्यवस्था है, लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब यह प्रश्न अनुत्तरित हो जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए? अब बात उठती है कि इसको हम चुन लिए हैं। अब चुन लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका जब अगर मान लो कि इसको हम सदस्य मतलब संचालनकर्ता के रूप में चुन लिए हैं, तो क्या जब हमेशा जब कोई बात होगा इस समूह में किसी भी चीज को लागू किया जाएगा, हम अभी 5 आदमी का समूह, 5 लाख का समूह होगा, तो हमेशा तो 5 लाख आदमी एक साथ नहीं बैठ सकता है, और हमेशा 5 लाख आदमी इसके साथ हर समय अब ये कोई इच्छा लागू करना चाहता है, तो हमेशा तो ये वोटिंग नहीं करवाया जा सकता 5 लाख आदमी को। एक बार वोटिंग करवाने के बाद जैसे इतना आबादी है, उसमें इतना खर्च होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए? लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधि 5 लाख तब है कि उन 5 लाख के जो इच्छा है उसका वो प्रतिनिधित्व करे और अपना निर्णय दे, और इस निर्णय से ये पांचों का काम हो। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी, और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे हैं, इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वाले को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो पहले उसे यह अधिकार देने वाले कानून होना चाहिए। अब बात उठती है, क्या किसी को हम अधिकार दे दिए तो अपने मन से वो जैसे मन हो वैसे कानून बना सकता है? तो उसके लिए भी संविधान यह काम करता है कि उसको भी नियंत्रित करती है। तो संविधान का दूसरा काम, पहला काम समझ गए, दूसरा काम है कि यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसे के पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। तो इन चीजों को देखो, एक यूरोपीय संघ है, इसमें एक तरह से मजाक बनाया गया है कि यूरोप का संविधान ये कहता हम लिखेंगे, इसका ये कहता हम लिखेंगे, कह रहा है कि बनाने की कोशिश है, उनकी कोशिश सफल हो गई और कार्टूनों ने इसे मारपीट झगड़ा में बदल गया। तो मारपीट इसको दिखाया गया है। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया कि आपका निर्णय कौन करेगा, किंतु जब सत्ता के ने कानून बनाए, तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित है। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, या उसने निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या आप कुछ खास विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं है।
या किसी विशेष धर्म जाति के लोगों को सदैव दूसरे की सेवा करनी पड़ेगी, यानी कुछ ऐसी चीज थोपा गया, ठीक है। तब सरकार मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है ऐसे व्यक्ति को, किसी को अपने मतलब किसी को मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो इस पर जो है जब बहुत कुछ अन्याय वाली बात हो जाएगी तब उस पर निर्णय कौन लेगा। तो संविधान का ये तीसरा काम है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए, यानी जिसको हम अधिकार दिए हैं उस पर भी कुछ सीमा है, जरूरी नहीं है कि वो अपने मन से सब फैसला ले लेगा। तो ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो संविधान में लिख दिया, यानी हम रूल रेगुलेशन बनाते समय ही उस समूह के संचालन से पहले ही हम ये बता दिए कि देखो भाई, तुमको संचालन करने का अधिकार तो दे दिए, लेकिन क्या क्या चीज तुम संचालित कर सकते हो, क्या क्या चीज तुम निर्णय लागू कर सकते हो, उससे उस दायरे के बाहर का चीज लागू नहीं होगा, उससे ज्यादा तुम्हारी शक्ति नहीं है। जैसे तुम किसी नए सदस्य को जोड़ने का अधिकार तुमको है, लेकिन उसमें हम लगा दिए कि वो सदस्य जो है किसी खास समूह का ही होगा, यानी वो जो सदस्य होगा केवल दानी पंचायत का ही होगा, बाहर से भोजपट्टी का नहीं, क्या कहते उसको, मझगामा पंचायत का इस समूह में नहीं जोड़ सकते। तो इसको क्या कर दिए, नियंत्रित कर दिए, यानी संविधान में यह व्यवस्था कर दिए कि यह जो आदमी है यह तो ले सकता है फैसला कि इसमें नए आदमी को शामिल किया जा सकता है, लेकिन ये पहले से वर्णित है कि इसमें एक निश्चित आदमी को ही, निश्चित मतलब क्षेत्र के लोगों को ही शामिल किया जा सकता है। अब इसका अपना करीबी अगर मझगामा पंचायत में बसता हो और इस समूह का लाभ देना चाहता हूँ मझगामा को, तो ये नहीं दे सकता है, और उस पंचायत का कोई खास आदमी है तो उसको दे सकता है। तो ये हो गया, ये इस बात का जिक्र भी संविधान ही तय करता है। तो संविधान का 3 काम अभी तक हम जाने हैं। समझ में आई बात? अभी तक जो हम बताएं उसमें कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ सकती है। तो ये तय करता है। दूसरी बात, अब तीसरी बात है, अब जो समूह हम बनाए, तो ये जो समूह बनाए ये हम अपने फायदे के लिए बनाए, यानी हम अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपनी मतलब जो योजना है उस योजना से जो हमको लाभ होगा उस लाभ को पूरा करने के लिए हम ये समूह बनाए, नहीं तो समूह बनाने का क्या जरूरत है। अगर ये समूह उस लाभ को प्राप्त नहीं करता है या उद्देश्य जिस उद्देश्य से बनाया गया है ये उद्देश्य को पूर्ति नहीं करता है, तो फिर इस समूह को बनाने का फायदा नहीं है। तो यह बनाते समय ही अधिकार दिया गया कि क्या अधिकार दिया गया कि ये जो संचालन करता है इस समूह के बेहतरी के लिए, कि सब सदस्य का इसमें भला हो, वो अपने मन से कोई ऐसी योजनाएं ला सकती है या ऐसा कोई काम कर सकता है कि जिससे समूह विशेष किसी समूह को फायदा हो। जैसे मान लेते हैं कि इसके पास कुछ पैसों की जरूरत हो गई, इसके पास पैसा नहीं है, ये बहुत दिक्कत में है, तो ये इसके पास ये पावर दे दिया गया है कि इसके पास जो कोष है, मतलब इस समूह का जो कोष है यानी समूह का जो पैसा जमा है उसमें से कुछ पैसा इसको हेल्प कर सकता है ताकि इसको इसके दिक्कत का हल हो जाए। तो संविधान में ही यह वर्णित है, यानी एक मौलिक अधिकार दिया गया है नागरिकों को, या इसको भी अधिकार दिया गया है कि अगर इसको ज्यादा जरूरत हो किसी खास चीज के लिए तो ये इससे कुछ निश्चित राशि ले सकता है और ये मना भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे चीजों को इसका एक मौलिक अधिकार हो गया। तो ये अपना मौलिक अधिकार का यूज करके इससे पैसा मतलब कुछ ले सकता है, मदद ले सकता है, और ये इनकार भी नहीं कर सकता। तो इन चीजों को बताया गया है कि समाज में जैसे कुछ गरीब लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिसको मतलब घर नहीं है, या कुछ ऐसे लोग हैं जिसके पास खाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए संविधान में निर्णय लिया गया है, यह बातें कही गई है कि वैसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो संचालन करता है, यानी जिसको हम सरकार कहते हैं, सरकार निर्णय ले सकती है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार निर्णय ले सकती है। जैसे कि
गरीब लोगों को क्या मिलता है, जैसे पेंशन वगैरह मिलता है, ठीक है, कई सारी योजनाएं बनाई जाती है वैसे लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए। तो ये सब चीजें, समाज में भेदभाव न हो, जातिगत भेदभाव न हो, इन सब चीजों को दूर करने के लिए सरकार जो है वो निर्णय लेती है, और वैसे निर्णय लेती है जिससे दूसरे का नुकसान नहीं हो, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक चीज है, देखो, जैसे संविधान निर्माण करते समय कुछ कानून ये कह रहा है कि मेरे पास का ये बिना है। आप देखो, इस समय संविधान निर्माण हो रहा था, उस समय में क्या क्या चीजें सुननी पड़ी। अब देखो, ये अपनी बातें कर रहा है, ये अपनी बातें कर रहा है, तरह तरह की बातें, पूरे जनता की बातें को सुनने का। और देखो, नेहरू सब की बातों को सुन करके, कितनी बातें बोली गई होगी, सब की बातों को सुन करके, और तब धैर्य पूर्वक मतलब इस तरह का संविधान लिखा गया। संविधान में वो शक्ति प्रदान की गई कि इन सब बातों का, जितने भी बात हैं, जितनी सारी बातें हैं, सभी का उसमें समावेशन किया गया है कि कोई भी आदमी संविधान से निराश न हो। और आज भी संविधान को सर्वसम्मति से सबको फॉलो करना होता है, बाध्यकारी भी है, और तो हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। हमारे संविधान को इस तरह हिसाब से बनाया गया है कि कठोर भी है, लचीला भी है। कुछ मामलों में ये इतना कठोर है कि बाध्य होता है आदमी को करने के लिए, ठीक ना। कुछ मामले में हमारा संविधान बहुत लचीला है कि किसी के साथ भेदभाव न हो, सबका कल्याण हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो संविधान का चौथा काम हम क्या समझे कि सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। और इसके लिए बनाया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये आयरलैंड के संविधान से वैसे लिया गया है, बाद में इसको देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करते हैं। संविधान में अच्छी बातें लिखने में क्या जाता है, लेकिन ऐसी ऊंची आकांक्षाओं और लक्ष्यों को लिखने का मतलब क्या कि यदि वे लोगों के जीवन को बदल न सके। संविधान में हम अच्छी से अच्छी बातें लिख सकते हैं, लेकिन ऐसी अच्छी बातें जो कोई काम में का नहीं हो तो उसको लिखने का क्या मतलब। तो संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान क्या क्या है। तो संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले एक नियमों और कानून का नाम नहीं है, वो सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वो समाज को सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। जैसे दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वो सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है। यह प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और सुविधाएं उपलब्ध कराए। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेवारी है कि वो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। तो सब संविधान का अपना अपना एक दिया है। तो भारत में भी है। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर आ गया तुम्हारा लचीला भी और कठोर व्यवहार भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ये अधिकार है कि अगर कोई हालांकि ये अधिकार जो एक तरह से समझो कि मतलब ये है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चा को इतना अकेले नहीं है कि अगर कोई इसको पढ़ने नहीं देगा तो जाएगा कोर्ट। 6 से 14 वर्ष का बच्चा कोर्ट जाएगा कि हमको पढ़ने नहीं देता है, नहीं जाएगा। नहीं। तो ये है कि अधिकार है कि अगर कोई उससे वंचित करता है तो उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कुछ ऐसे गैर सरकारी संगठन है जो इस चीज को, अगर कहीं पर बच्चा दिख जाता है तो उसको मतलब बाल संरक्षण के मतलब अंतर्गत उसको व्यवस्था कराता है और उसके गार्जियन को समझाता है कि ऐसे काम न करे, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम अगर कोर्ट पहुंच गए तो कुछ संस्था है, सामाजिक संस्था है जो ये काम करता है और ये देखभाल करता है। और हमारे जो कैलाश सत्यार्थी है, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था 20 में,
ठीक है, 2021 में मिला था शायद, 21 में तो सचिन तेंदुलकर को। तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था जिस साल मलाला यूसुफजई को भी मिला था। का नोबेल पुरस्कार इसीलिए मिला इसी काम के लिए मिला था, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो बच्चे को बहुत सारे ऐसे मतलब जो कारखाने में काम कर दूरी करते थे करके पढ़ने के लिए प्रेरित किया, ये सब चीजें। तो राष्ट्र की बुनियादी पहचान। अब बात आती है, ये 4 काम हम अब सीख लिए, 5वां काम क्या है? तो संविधान यह तय करता है कि राष्ट्र की और हमारे समाज की एक बुनियादी पहचान हो। इसका अर्थ है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज का एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम प्रशासन कैसे होगा और शासितों में कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनाने के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती है, लेकिन नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। जैसे हम हिंदू हैं, हिंदू में यादव है, में टिकी वाला है, ठीक है, ये हमारा पहचान है, रखते हैं ये शान से, ठीक है। उसके बाद हम जो है एक डिफिनिट रूल रेगुलेशन में शादी, उसके बाद हम अपने घर में अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इन सब के अलावा हमारा एक पहचान है कि हम भारतीय हैं, और भारतीय संविधान का सम्मान करना और उसमें जो रूल रेगुलेशन है उसका सम्मान करना हमारा पहला कर्तव्य है। हम कुछ ऐसा कार्य विशाल व्यक्तिगत आकांक्षा और लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय करता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। तो यहाँ पर कुछ कठोरता भी है। अतः संविधान हमें नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम शब्द, अब शायद यह संभव हो सका कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए जाते हैं। देखो, ये जो इराक था, इराक में क्या हुआ कि आतंकवादी घुसपैठ हुआ, आतंकवादी शासन करता था, तो आतंकवादी है तो स्वाभाविक रूप से वहाँ संविधान नहीं होगा। तो आतंकवाद के खत्म होने के बाद, उसमें आतंकवाद था सद्दाम हुसैन, इसके खत्म होने के बाद अब देखो यहाँ के लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि हम बनाएंगे संविधान, मेरे पास कलम है हम बनाएंगे, मेरे पास संविधान लिखने का कला है हम संविधान लिखेंगे, मेरे पास इंक है हम लिखेंगे। ये कह रहा है कि मेरे पास हाथ है हम लिखेंगे, कहेगा तुम्हारे पास हाथ है तो लिखो क्या, मेरे पास कलम है। अभी कहता है कि तुम्हारे पास कलम है लेकिन मेरे पास इंक तो मेरे पास है। अब इस तरह से ये आपस में झगड़ रहा है शिया सुन्नी, ठीक है। तो इसका संविधान निर्माण कैसे होगा? तो इस पर एक कार्टून के आधार पर मजाक बनाया गया है। अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकार के अलग अलग स्वरूप और अलग अलग प्रकार दिखाई देते हैं, अलग अलग उसका प्रक्रिया है, लेकिन इनमें कुछ साझा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं कि जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है। यहाँ क्या लोकतंत्र होगा? तो लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग से है। भारत के संविधान में अलग ढंग से है, अमेरिका के संविधान में अलग ढंग से है। वो अपने मतलब लोगों को अलग तरह से परिभाषित करता है। ज्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ, संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार पर के रूप में मान्यता नहीं देता है। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती है। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। संविधान की सत्ता।
अब हम कहाँ पहुंचे, क्या समझे? तो भारतीय और अन्य संविधानों में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, बताएं कि इनमें से प्रत्येक प्रावधान का क्या कार्य है। जैसे सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म को पालन करने या न करने की आज्ञा नहीं दे सकती, ठीक है, ये सरकार की शक्ति सीमा नहीं है। सरकार को आय और संपत्ति में समान असमानता को कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, ये चीजें कही गई है। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति है। संविधान या सर्वोच्च कानून है वह सर्वोच्च कानून जिसका सभी को पालन करना पड़ता है। भारतीय नागरिकता किसी खास नस्ल, जाति या धर्म तक सीमित नहीं है। इन कार्यों से स्पष्ट होता है कि क्यों अधिकतर समाजों में एक संविधान होता है। लेकिन संविधान के बारे में हम 3 प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं। संविधान क्या है? संविधान कितना प्रभावी है? क्या संविधान न्यायपूर्ण है? तो अभी तक हम समझे हैं कि संविधान का काम क्या होता है। अब हमारा प्रश्न उठता है कि हमारा संविधान कैसा है, हमारा संविधान जो बना वो कितना प्रभावी है, वो हमारे लिए उपयोगी आज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें बदलाव की जरूरत है। क्या संविधान हमारा जो न्यायपूर्ण है, हमें न्याय देता है या हमारे साथ पक्षपात करता है? तो अब आगे हम इन चीजों को देखेंगे। अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। यह प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम उसी दस्तावेज का जिक्र करते हैं। लेकिन कुछ देश जैसे इंग्लैंड के पास कोई दस्तावेज नहीं है। यानी हम शुरू में ही बताए थे कि अगर हम समूह बनाए तो इसका कुछ क्या होगा, एक मौखिक से होता है कि नहीं भाई ऐसे ऐसे करेंगे, और एक लिखित होता है। तो लिखित चीजें ज्यादा स्पष्ट होती है, ज्यादा उसका वैल्यू होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मौखिक में बोल दिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, लेकिन जब विवाद बढ़ जाता है तो मौखिक का थोड़ा सा लिखित की अपेक्षा कम ये होता है। तो इसी तरह से विश्व में कई ऐसे संविधान है जो लिखित है। यानी संविधान का 2 रूप हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक लिखित और अलिखित। लिखित होता है जो एक दस्तावेज होता है, जैसे हमारा संविधान लिखित है, एक 2 साल 11 महीना 18 दिन बनने में इसको लिखने में लगा और ये लागू किया गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड का संविधान जो है वो लिखित नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। क्या कहते हैं, कुछ देशों का संविधान है जिससे बल्कि उसमें दस्तावेजों का निर्णय एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है या जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिस पर उल्लेख किया गया हो। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात यह सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। इसका मतलब यह है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, यानी उसका निर्माण कैसे हुआ, किसने संविधान बनाया और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती है। तो संविधान कहीं फेल कब हो जाता है, जब हम ऐसे लोगों के हाथ में, अब जैसे हम समूह बनाए तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसे लोगों को समूह में शामिल करेंगे और ऐसे लोगों को क्या करेंगे, संचालन का अधिकार देंगे जो सबकी बातें सुनता हो, पक्षपातपूर्ण उसका इतिहास नहीं रहा हो, यानी उसके बारे में जानते हो कि ये कभी पक्षपातपूर्ण जल्दी नहीं करता है, तो वैसे लोगों को हम चुनते हैं। जैसे पंचायती मिलाते हैं कैसे लोगों को, जो सही सही फैसला देता हो, सही सही पंचजेती करता हो। अगर हम ऐसे चोर डकैत को ले आएंगे तो हो सकता है उसको वो पैसा के लालच में एक तरफा फैसला दे दे, तो वैसे लोगों को हम शामिल नहीं करते हैं। तो वहाँ का संविधान, कई देशों का संविधान फेल हो गया इसलिए कि वहाँ के जो लोग थे कुछ तानाशाह संविधान बना दिए, कुछ ऐसे लोग संविधान बना दिए जो पक्षपातपूर्ण रहा।
विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान में भारत का संविधान, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के, ये 3 देशों का संविधान सर्वाधिक सफल है। उसमें भारत का संविधान तो पूरे विश्व में ऐसा इतना बड़ा संविधान है नहीं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। क्योंकि हम जो संविधान बनाए, हमारा जो संविधान बनाने का समय था वो बहुत ही मतलब क्या था, क्या कहते हैं उसको, कंट्रोवर्सी की स्थिति में था। यानी हम ऐसे दौर से गुजर रहे थे जहां एक भविष्य को तय करना था, और पास्ट हमारा जो है वो इतना खराब था, इतना खराब था, इतने मतलब दर्दनाक चीजों को झेले थे, इतने कष्टकारी चीजों को झेले थे कि उस चीज को भी हमें देखना था। तो वो बहुत मतलब सेंसिटिव दौर था, संवेदनशील समय था। और चूंकि हम बहुत संघर्ष के बाद स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे, इसलिए हमारा उस दौर में हमारा संविधान लिखा गया। और जब हमारा संविधान लिखा गया तो सिर्फ हम अपनी बातों को नहीं रखे, विश्व में जितना संविधान बन चुका था उस समय में, उन सारे संविधानों को हमने पढ़ा और उन सारे संविधानों में गौर किया कि कौन सा, चाहे किसी देश का संविधान फेल हो गया हो तो जरूरी नहीं कि उस देश का संविधान फेल हो गया हो तो उस संविधान में सब बातें नकारात्मक होगी, उसमें भी कुछ अच्छाई होगी। जैसे कोई चोर होता है तो चोर का मतलब ये नहीं कि उसमें सब खराबे गुण होगा, चोर में भी कुछ चीजें ईमानदारी होती है, ठीक है, कि कुछ चीज ईमानदारी के साथ करता है, या हो सकता है वो मजबूरी में चोरी किया हो। तो विश्व के जितने भी संविधान उस समय तक बन चुके थे, उन सारे संविधानों को हमने पढ़ा, अध्ययन किया, गौर किया, और गौर करने के बाद जो उसमें से अच्छाई चीजें हैं उसको हमने छांट करके अलग कर लिया। और जब हम अपना संविधान निर्माण कर रहे थे तो उन अच्छाई चीजों का हमारे देश में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या हमारे लोगों के लिए उसका फायदा बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन चीजों का भी गौर किया। क्योंकि हम अपने देश के भविष्य को तय कर रहे थे, तो इन सारी बातों को गौर करने के बाद ही उसको शामिल किया गया। तो हमारे संविधान का जो स्रोत है, एक तो प्रमुख स्रोत है कि हमारा इतिहास, ठीक है, हम खुद अपना इतिहास जानते हैं कि कैसे कैसे हम संघर्ष किए। उस संघर्ष में कई सारे जो है, बहुत सारा जो जैसे से आंदोलन हुआ तो कुछ सुधार भी किया गया, कुछ सुधार अच्छा किया गया, उस चीजों को शामिल कर लिए। तो भारत का संविधान का जो स्रोत है वो, अगर अंग्रेज कैसे शासन किया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत शासन अधिनियम 1935 तक की में जितनी अच्छाई है उसको लिया गया। यानी बेस हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 है, क्योंकि उसमें सुधार किया गया था आंदोलन मतलब संघर्ष के बाद। और इसके अलावा जर्मनी से भी लिया गया अच्छी चीजों को, इंग्लैंड से लिया गया, और उसके बाद अमेरिका से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। अब हम इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है। तो ये ऐसे संविधानों के उदाहरण जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। चूंकि ये चीजें जो है, जैसे दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो बना वो भी आंदोलन के बाद ही बना, अमेरिका स्वतंत्रता के बाद ही उसका संविधान बना। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, और ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली, क्योंकि उससे ऐसे लोगों को ने बनाया जिनमें समाज को अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय का व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। कहने का मतलब है, जो हमारे संविधान में ऐसे लोग थे जिनमें लोगों का अटूट भरोसा था। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह करवाया, जिससे सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय दें। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत नहीं हुआ। यानी कुछ देश अपने संविधान को लिखने से पहले एक लोगों की राय जानना चाहे कि लोग किस तरह की चीजें पसंद करते हैं, किस तरह का संविधान चाहते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में वो चीज नहीं की गई।
जो लोग संविधान सभा के सदस्य थे वही तय करेंगे कि हमारा वो किस तरह का बन रहा है। लेकिन ऐसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी, क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति या समर्थन पर आधारित था। क्योंकि हमारा जो हमने जो संविधान सभा में चुना था लोगों को, वो ऐसे ही बहुत सारे आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए थे, तो हमें उन पर विश्वास था, गहरी आस्था थी। नेपाल के संविधान जो हमारा पड़ोसी देश है, चूंकि ये नेपाल का संविधान जो है वो बहुत लेट में बना है। संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम नहीं है। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण 1959 में बना, 1962 में बना, 1990 में बना। लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा बनाए गए, जो कि अभी अभी नेपाल में क्या हुआ, राजा वाला जो है राजतंत्र खत्म हुआ है हाल फिलहाल में 2-4 वर्ष पहले। वहां भी नेपाल नरेश होता था, राजा ही होता था। अभी भी कुछ देश में है जहाँ मतलब राजतंत्र है, बहुत सारे देश में राजतंत्र है। भूटान में अभी राजतंत्र है, बगल हमारा पड़ोसी है। तो 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियां बनी रही। पिछले वर्षों में नेपाल में कुछ सरकार और राजनीतिक दलों राजनीति की पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म करना और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। कुछ लोगों का मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना उपयोगी रहेगा। स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी जिसको कहते हैं, जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। अंततः जन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार्य थी। इस सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियां छीन ली। 2008 में नेपाल में राजतंत्र को खत्म कर दिया, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। अतः नेपाल ने 2015 में संविधान को अपनाया। तो ये सबसे लेटेस्ट हो गया 2015 में। तो संविधान के मौलिक प्रावधान क्या है? अब हम मौलिक प्रावधान की जिक्र करेंगे। तो एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहाँ अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि संविधान के प्रावधानों का आदर करें। अब मान लेते हैं कि जहाँ पर जिसकी संख्या अधिक है और किसी खास वर्ग के लोगों की संख्या कम है, अगर खास वर्ग के लोग जो है मतलब जैसे अल्पसंख्यक जो है वो बहुसंख्यकों का जुल्म सह रहा है, तो वो अल्पसंख्यक संविधान का निश्चित है कि वो संविधान का आदर नहीं करेगा। कोई ऐसे संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज्यादा सुविधाएं देता हो या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत करता हो, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। यदि कोई, अभी देखो क्या है कि जो मतलब कुछ विशेष पार्टियां हैं जो विशेष धर्मों को लेकर के चलती है। जब विशेष धर्मों को लेकर के चलती है तो जो अल्पसंख्यक है या जो कोई खास वर्ग है उसकी गहरी आस्था जो है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं उसकी गहरी आस्था तब संविधान के प्रति बढ़ जाती है, क्योंकि संविधान, हमारा जो संविधान है, ऐसे लोगों के लिए या इस तरह की कोई भी कार्य करने की अनुमति नहीं देता है। और अगर ये संविधान नहीं होता तो हो सकता है कि मार काट करके खत्म करके हिंदू राष्ट्र सिर्फ बना दिया होता, या कुछ ऐसे जिसकी संख्या अधिक है वो संख्यकों को खत्म कर दिया होता। तो हर क्षेत्र में अलग अलग स्थिति है बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की, तो फिर दंगा फसाद हो जाता। क्योंकि हमारा संविधान है और संविधान को हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं है, क्योंकि यह सबको दर्जा दिया गया, एक शक्ति दिया गया और उस शक्ति सीमा के अंतर्गत ही वो कार्य करता है।
प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च होता है उसको भी सीमा के अंदर रहकर ही काम करना होता है। तो इस तरह से है कि संविधान खुद को एक न्याय के रूप में मतलब व्यवस्थित करे। आप इस विचार को प्रयोग में लाए, स्वयं अपने से प्रश्न पूछिए कि समाज में कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए जिनसे सभी लोगों को उन्हें मानने का कारण मिल सके। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है उनकी सफलता उतनी बढ़ती है। यानी अगर जो संविधान अपने नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता की जितनी सुरक्षा करता है कि वो स्वतंत्र है पूर्ण रूप से, समानता है कि उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हो, इन दो चीजों को जितनी ख्याल रखता है वो संविधान उतना सफल होता है और लोगों में उस संविधान के प्रति उतनी गहरी आस्था होती है। तो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप इस प्रश्न का उत्तर हाँ में देंगे, ठीक है, हाँ में होनी चाहिए। मोटे तौर पर कहे तो क्या भारतीय संविधान के प्रत्येक नागरिक को एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन करता है। संस्थाओं को संतुलित रूपरेखा। संविधान को जनता नहीं प्रायः एक छोटे समूह ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है। ढंग से बनाए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट न कर दे। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करता है। मुझे लगता है कि यहाँ तक हमें रहने देना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा तो फिर चीजें लंबी हो जाएगी तो चीजें समझ में थोड़ा सा नहीं आता है। तो अभी तक जो हम बताए हैं उसमें से कोई अगर थ्योरी हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकती हो, अन्यथा हम क्लास को खत्म करें। नहीं पूछना। तो 4 चीजें हम संविधान में सीखे कि क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं, ठीक ना। मुझे लगता है कि दोबारा दोहराने की जरूरत होगी। इस चैप्टर में तथ्य ज्यादा नहीं है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ हमें ये देखो संविधान का जो कहाँ से क्या लिया गया है। आयरलैंड से राजकीय नीति निर्देशक तत्व तो लिया गया है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। वहाँ के संविधान का ये प्रमुख विशेषता है, तो वहाँ से ले लिया गया। कनाडा से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप लिया गया। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया, यानी किसके पास क्या क्या शक्तियां होंगी, वो कनाडा से लिया गया। अमेरिका से मौलिक अधिकार की सूची ली गई, यानी अच्छी चीजों को संविधान में जहां जहां से जो मिला वो चीजें दी गई, ठीक है। कल इसको हम खत्म कर देंगे, इस चैप्टर को, फिर आगे चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है।